अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अवामी मामलात पर, अवामी नौइयत के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है और गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ अहम मामलात ज़ेर बहस आए। ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में जो बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, उसके ऊपर देखने वालों ने बहुत ज़्यादा पैगाम भेजे। इस अहम मामले और मौजू पर गुफ्तगू की जाए तो तफसीलन इन तमाम मामलात के ऊपर बात हुई है यकीनन, और बहुत सारे ऐसे दीगर नकाइस इस बिल के अंदर मौजूद हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और समझने की ज़रूरत ये है कि बिल को पेश करने का मकसद क्या है। कोई भी कानून जब बनता है, बड़ी अजीब सी बात ये कहने में लगती है, पूरी दुनिया में जब कानून साजी होती है उसका मकसद ये होता है कि आवाम को उसके ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए या उनकी जो हुकूक की पामाली हो रही है किसी न किसी शक्ल में उसका रास्ता रोका जाए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि पहले से जो क़वानीन मौजूद हैं उस पर क्योंकि अमल दरामद नहीं होता तो शायद इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है और लोग ये बात बखूबी समझते हैं। आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी नुकात मौजूद हैं जो एक आम पाकिस्तानी को, एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है वो आपके सामने। पाकिस्तान का कोई भी छोटा बड़ा गांव, कस्बा, शहर, गली, गोट, कोई भी जगह हो, जा बजा आपको लोगों के हुकूक पामाल होते नज़र आएंगे और सलब होते हुए नज़र आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने भेजी कि जो पहले से मौजूद क़वानीन हैं, जब उसके होने के बावजूद भी जब हुकूक की पामाली हो रही है, हुकूक को गस्ब किया जा रहा है, तो उसके बाद नए क़वानीन लाने का मकसद क्या है। और ख़ास तौर पर इस हसास मामले के ऊपर जब आप कानून साजी करने के लिए जाते हैं तो क्या इससे पहले कोई मुबाहिसा हुआ या कुछ ऐसे लोग जो इन मामलात को समझते हैं पार्लियामान में यकीनन मौजूद होंगे, सारे के सारे तो नहीं है लेकिन बहुत थोड़ी तादाद में ही सही, लेकिन ऐसे लोग यकीनन मौजूद होंगे जो इन मामलात को समझते होंगे। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ क्या आवाज़ उठाई? क्या इस कानून में मौजूद जो स्कम है उनको दूर करने के लिए निशानदेही की गई है? वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर बात होती रही। ये भी कहा जाता रहा कि जिससे पहले हुकूमत ने इसको पेश नहीं होने दिया या न जाने इस तरह की कितनी बातें हैं। अगर पेश नहीं होने दिया तो ये कोई कमाल नहीं था, होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर बात करके पहले तो इसको सिरे से सिलसिले को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, या अगर इसमें अगर तरमीम की गुंजाइश मौजूद है तो इसके ऊपर बात करते। लेकिन जैसे और दीगर मामलात में कोई कानून साजी नहीं हुई, ना कोई इस तरह का कोई हमने फ़ैसला देखा, ना अवामी फ़लाह के कोई काम हुए, तो ये भी मौजू जो है वो ज़ेर बहस नहीं आया। इसके अलावा एक और बड़ा हसास मौजू है जिसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में पिछले कई अरसे हम बात कर चुके हैं, वो है इस सूद के हवाले से। ये जो शरह सूद है, ये बार बार आपको बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी वजह से जो कुछ नुकसानात हुए हैं मुल्क की मईशत को, इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है। और इससे जुड़े और जितने मामलात हैं उसके ऊपर भी हमने अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। तो बहुत सारे पैगामात थे इन मामलात के हवाले से जो हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए इसके ऊपर बात की जाए। अच्छा, आज मेहमान क्योंकि यहाँ शायद ताख़ीर से तशरीफ़ लाएँ स्टूडियोज़ में, तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये बात हो रही है कि देखने वालों को भी मौका दिया जाए, मैं गुजारिश करूँगा अपनी टीम से नंबर स्क्रीन के ऊपर चला दिया जाए जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और क्योंकि ये पहला सेगमेंट है, ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। जो प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं हमसे इस मामले पर या किसी भी मामले पर, तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। पहला सेगमेंट है तो इसमें अवामी मामलात के ऊपर और कौमी मामलात के ऊपर बात होगी, और जो दूसरा सेगमेंट होता है उसमें यकीनन सेहत के हवाले से बात होती है। तो ये नंबर हमने लगा दिया, अगर आप चाहें
तो आप इन मामलात पर गुफ्तगू कर सकते हैं। तो बात हो रही थी जनाब कानून साजी के हवाले से, तो और बहुत सारे दीगर कानून जो हैं वो मौजूद हैं जिसके ऊपर। अच्छा, कौन है लाइन पर? नहीं, मामान साहब लाइन पर मौजूद है। पहले हमारे जो मेहमान हैं वो लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर ली जाए और उसके बाद फिर जो है वो दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी। तो इस वक्त क्योंकि सैलाब की सूरत हाल की वजह से ज़्यादा बात हो रही है, और फिर जो तबाहकारियाँ जो तमाम ही दही इलाकों में बशमूल कराची शहर हुई है, उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी पिछले प्रोग्राम्स में भी। और फिर गुज़िश्ता रोज़ जो एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका इस्तीफ़ा भी सामने आया है, उसके ऊपर भी बात होती रही है। तो इन तमाम मामलात के ऊपर कोशिश करेंगे बात करें। बहुत शुक्रिया नईम अमान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नईम अमान साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी सर, बिल्कुल जी नईम अमान साहब फरमाइएगा। ये सूरत हाल हमारे सामने है, और मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पता नहीं ये इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है या नहीं हुआ, इसकी नौयत तो अभी तक नहीं पता चली, लेकिन ऐलान उन्होंने ज़रूर किया है। तो ये क्या वजह बन रही है, ये ज़रा मैं चाहूँगा फरमा दीजिए, फिर उसके बाद जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जी यासिर भाई, बिल्कुल मुर्तज़ा वहाब भाई ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया है, और इस्तीफ़ा जो है आइन और कानून के मुताबिक जो है उन्होंने बिल्कुल अपनी जो है वो पार्टी की क़यादत को सेंड कर दी, और सीएम साहब को भी भिजवाया है इस्तीफ़ा, लेकिन अभी तक जी। मंजूर नहीं हुआ इस्तीफ़ा। हम्म। देखिए, बात ये कि कराची जो शहर है आपके बिल्डिंग के अंदर है, पिछले 35 साल से एक जमात इस कराची के ऊपर जो है वो जिस तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट होते थे और यहाँ कराची के अंदर वो इलेक्ट होते थे या सिलेक्ट होते थे। हम्म। अब कराची 35 साल से यरगमाल था, और कराची में महदूद वसाइल में रहते हुए जो है वो जितने यहाँ पर हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं या हमारे पास जो वसाइल होते हैं, उसमें रहते हुए मुर्तज़ा वहाब ने जो काम किए एक साल के अंदर, हम्म। वो तारीख के अंदर कभी ऐसे इतने काम नहीं हुए। हम्म। और अब जो काम हुए, तो काम जब हुए तो लाजमी सी बात है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जमातें जो है वो सारा दिन पेनाफ्लेक्स की सियासत करती हैं। हम्म। सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पर आके जो है वो प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके जो है वो आके हमारे खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते हैं, और उनका काम उनसे पूछें तो अमली काम कुछ भी नहीं है उनके पास। और कराची को जो वो डिलीवर करके गए, वो ये कराची वाले कभी भूलेंगे नहीं। हम्म। कराची के अंदर जो है वो कभी एक मिस कॉल के ऊपर ये कराची कभी टर्न डाउन शिट डाउन हो जाता था, और कभी कराची के अंदर यहाँ माओ की कोखों को उजाड़ दिया जाता था। और इसी कराची के अंदर जो, अगर मैं बात करूँ, जो मुस्तफ़ा कमाल के अदवार में, ये वसीम अख्तर के, फारूक सत्तार के दौर के अंदर जो कुछ कराची के साथ जो सतीली माँ वाला रवैया एक जमात ने रखा, और जो इसके सोर्सेज से जो यहाँ से जो चीज़ें निकलती थी, और उसका जो निज़ाम था, जो किचन था, वो 90 का जो है वो 90 किचन उनसे चलता था। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि मुर्तज़ा वहाब ने तारीख के अंदर जो काम किए, जिसमें सबसे बेहतरीन काम वो ये किए कि कराची के अंदर जो पार्क पिछले कई बरसों से जो है वो ताले थे, उन पार्कों के ऊपर जो है वो कब्जे थे, मुख्तलिफ शक्ल के अंदर, लाइक समझ लें कि चाइना कटिंग की शक्ल के अंदर, या फिर बात ये है कि वसीम अख्तर जिस तरीके से अपना टाइम पीरियड पूरा किया और कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं थे, और इख्तियार और साथ में उन पार्कों को ताले लगा दिए। ये थोड़े से टाइम के अंदर मुर्तज़ा भाई ने जो है वो माशाल्लाह से जो है वो पूरे कराची के जो पार्क थे और बच्चों के प्ले ग्राउंड थे, बच्चों के खेलों के मैदानात थे, उनको दोबारा से रीओपन किया। और बेहतरीन काम ये किया कि कराची के अंदर, क्योंकि आपके बिल में कई मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड पर इस साल भी जो है वो मानसून के अंदर हुई है, हालांकि हुई पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची के अंदर जो है वो वक्तन बारिश होती रही। जी। और तारीख के अंदर पहली दफ़ा 2 दिन से ऊपर पानी, या फिर मेरा नहीं ख्याल कि 1 दिन से ऊपर भी पानी सड़कों पर जो है वो मौजूद था। मुख्तलिफ अपने महदूद वसाइल में रहते हुए मुर्तज़ा साहब ने माशाल्लाह कराची को क्लीन भी किया। और अब क्योंकि उसकी वजह ये कि बारिशों के बाद जो है वो क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, वीक है, और कराची के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा काम ना होने की वजह से, क्योंकि ये जो रोड माजी में जो रोड कराची में जो बने थे, और जैसे ही इन रोडों को बनाया गया था और ड्रेनेज सिस्टम अपनी जगह रह गया, गटर लाइन अपनी जगह रह गई, फिर सेवरेज का निज़ाम अपनी जगह रह गया, क्योंकि अब कराची में 70% जो है वो इलाके जो है वो मुतासिर हुए इन बारिशों से। अब कराची के अंदर मुख्तलिफ कराची के अजला के अंदर तकरीबन आलमोस्ट जो है वो रोड कारपेटिंग का काम, रोडों के ड्रेनेज सिस्टम का, फिर कराची के अंदर जो है वो
जो ये कराची के अंदर रोडों को जो है मेंटेन करने का जो काम स्टार्ट हुआ, फिर इसी तरीके से कराची के अंदर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स हो गई, फिर कराची के अंदर जो है वो दीगर जो काम जो मेयर कराची के करने के होते हैं वो जो मेयर कराची नहीं कर सका या डिप्टी मेयर कराची फेल हो गया बुरे तरीके से, वो तकरीबन काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तज़ा साहब ने किए। लेकिन ये कुछ ऐसे जो है वो यहाँ कराची के अंदर कुछ जमातें या उनके जो कद्दा दर्दा कुछ लोग हैं उनको ये चीजें हाजम नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं ना होने की सूरत के अंदर ये उन्होंने हालात पैदा किए कि आए दिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कभी इनको तनकीद का निशाना बनाना। अब बात ये है कि मुर्तज़ा हम पे एक इल्ज़ाम जो है वो माजी में था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कौम परस्ती की तरफ ज्यादा जाती है और जो सिंधी लाबी है वो उनमें ज्यादा जो है उनके अंदर मौजूद है। अब कराची, क्योंकि कराची का जो बेटा था वो मुर्तज़ा वाब साहब वो खुद उर्दू स्पीकिंग जो है वो मौजूद था। तो दूसरा ये है कि यहाँ कराची के अंदर अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ क्योंकि सिंध हुकूमत के पास जो इख्तियारात बलदियाती 2013 के बाद जो वसाइल हमारे पास मौजूद थे उस वसाइल के अंदर जो इल्जामात हम पे लगते थे कि बात ये कि कराची के अंदर जो है वो अंडर पास जो बनाने वो सिंध हुकूमत ने बनाने, या पुल बनाने तो सिंध हुकूमत ने बनाने, या ओवर ब्रिजेस बनाने तो सिंध हुकूमत ने बनाने, रोड ठीक करने तो सिंध हुकूमत ने करने, पार्क ठीक करने तो सिंध हुकूमत ने करना है, कचरा उठाना सिंध हुकूमत ने। हालांकि बलदियाती एक 2013 के जो कवानीन जो पास हुए थे और उस वक्त जो है वो इशरत लिबास साहब गवर्नर थे, तमाम जमातों के मुश्तरका APC के बाद ये फार्मूला तय पाया गया कि जो है वो तमाम जितने अख्तियारात हैं वो मेयर कराची के पास वो अख्तियारात दे दी जाएंगे। अब कराची के जो उस वक्त अजला थे वो 6 थे, अब क्योंकि 7 हो गए। कराची के 6 अजला में से 4 अजला जो थे वो MQM के पास थे और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थे। अब कराची की जो तकरीबन जो 21 MN है, तकरीबन अगर मैं माजी 2018 से पीछे चला जाऊं तो कराची में ऐसा भी हुआ कि 21 MNO में से समझ लें कि 17 MNA इस MQM के रहे। कराची की 40 MP हैं, 40 MP में माजी एक रिकॉर्ड पर आप चीजें उठा लें कि कराची के अंदर 36, 37 जो है वो MP जो है वो MQM के रहे। फिर गवर्नर इनका, फिर डिप्टी मेयर इनका, मेयर कराची इनका, सेनेटर इस कराची से इनके। लेकिन बात ये कि काम ना करने की कसम खाने वाली जमात और कराची में जो कोई डिलीवर किया, आज कराची अपने पुराने जख्मों को कभी भूल नहीं सकता। लेकिन हमारी जो है वो तालिबन जो है वो तालिब इल्म जो है वो सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मैंने भी दरखास्त की कि मुर्तज़ा वाब साहब आप अपना इस्तीफा वापस लें। और ये दरखास्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की नहीं है, ये आवाज जो है वो कराची के जो बाशऊर जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अब चाहते हैं कि मुर्तज़ा वाब साहब वापस आए। तो बहरहाल हमने उनको दरखास्त की है और क़यादत ने अभी तक और जो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुर्तज़ा वाब साहब जिस लगन के साथ, जिस काविशों के साथ, जितनी एफर्ट्स अपने इस्तेमाल कर रहे थे, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मुर्तज़ा वाब साहब दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है नईम अमान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नईम अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। जवाब आपने यकीनन सुन लिया होगा, जो सारी बातें उन्होंने कही हैं। मज़ीद इसके ऊपर सवाल की गुंजाइश क्योंकि बाकी नहीं रहती, इसलिए ये राब्ता जो है वो मुनक़ता करना पड़ा। बहरहाल अब सूरत हाल आपके सामने है। कुछ देर पहले जैसे मैंने तस्करा किया कि वो रिवायती बयानात और जो जुमले हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, हकीकत क्या है लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। शहर कराची में रहने वाले भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, अक्सर प्रोग्राम में हम उन्हें मदऊ करते हैं। लेकिन ये रिवायती जुमले हैं कि एक सियासी जमात का तसल्लुत और फिर न जाने क्या क्या और तारीख़ी काम और ये वो तारीख़ी काम क्या हैं वो शहर कराची में सबके सामने है। बारिशों के बाद की सूरत हाल की जैसे भाई ने मंजर कशी की, यकीनन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स थी। जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने, उसके असरात अभी भी सड़कों के ऊपर नज़र आते हैं। शहर कराची में जा बजा वो तमाम चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। कारकर्दगी की बात की वो अभी सबके सामने है, तारीख़ी कामों की बात की वो भी सबके सामने है। तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अब कोशिश ये होती है कि इन तमाम चीज़ों से बचा जाए, बल्कि मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करता हूँ कि इन मुबाहिसों से, जो गैर ज़रूरी बातें, इनसे बचा जाए। ये सवाल बार बार होता रहेगा, काम क्या है वो आवाम के सामने है, जवाबात इसी शक्ल में आएंगे और यही कुछ बातें हैं जो बार बार दोहराई जाएंगी। तो ये अब पूछना बड़ा बेमाने सा है। वो जितना इंटरेस्ट जो हुक्मरान जमात है उसका शहर कराची में और बिलखुसूस सिंध में नज़र आता है वो भी सबके सामने है। जो सैलाब की जो सूरत हाल पैदा हुई है इसके पीछे क्या असबाब हैं, अब ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। शहर कराची के साथ जो कुछ होता रहा, एक
तवील अरसे से हुकूमत मौजूद है, लेकिन क्या काम हुआ वो भी सबके सामने है। मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी जैसे भी वो बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश कर रहे थे, यकीनन कोई भी सियासी नुमाइंदा होगा वो इसी तरह की बातें करेगा, लेकिन हकीकत ये है कि किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आई। हम मुंतज़िर रहे कि किसी वक्त वो नज़र आए, बिलखुसूस बारिशों के जब ये सिलसिला चल रहा था कि जब बारिशें थीं वो ख़ुद होते, लेकिन तबीयत उनकी क्योंकि नासाज थी, भाई हमारे शायद उसको भूल गए होंगे, लेकिन वो कोरोना का शिकार होकर घर में ख़ुद को उन्होंने महदूद कर लिया था। तो ये सूरत हाल सारी रही है, और उसके बाद फिर यही बातें बार बार होती आई हैं। तो बजाय इसके कि इसके ऊपर मज़ीद सवाल किया जाए, ये के लिए छोड़ देते हैं, देखने वाले अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नंबर मेरी गुजारिश ये एक दफ़ा फिर चला दें कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में रब्ता करने की, उनको मौका दिया जाए, आज उनकी बात ज़्यादा सुनी जाए, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो राय दे सकते हैं कि ये जो सारी गुफ्तगू हुई है, जो शहर कराची में बिलखुसूस रहने वाले लोग हैं, पूरे पाकिस्तान से भी कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर ज़रा चला दें ताकि लोगों को जो है वो आसानी हो और वो कॉल करके जो है वो प्रोग्राम में रब्ता कर सकें। तो जैसा भी ये बात हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से, जो मसाइल कोई नए नहीं है, तो ज़माने से मसाइल चले आ रहे हैं जिसका हमें सामना, ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर चला दिया गया, इसके ऊपर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। आज कोशिश ये होगी कि जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको मौका दिया जाए, वो प्रोग्राम में बात कर सकें, और मेरी कोशिश होगी कि ये जो मेहमान हैं जब तक नहीं आते तब तक जो है वो लोगों से बात कर ली जाए। बहरहाल इसके अलावा कानून साजी की जैसे बात हो रही थी, तो इससे पहले भी पिछले अदवार में भी आप देख लें कोई खातिर खा कानून साजी नहीं हुई। और बड़ी अहम बात यह है कि इनकी जो किताब है जिसका मुताला नहीं करते, वैसे दीगर किताबों का भी मुताला नहीं करते, लेकिन बहसियत मेंबर पार्लियामेंट समझा ये जाएगा, ख्याल ये किया जाएगा कि जो मेंबर होगा वो कम अज़ कम इस किताब का मुताला ज़रूर करेगा, या उसमें जो लिखा है उसको एक दफ़ा देखेगा ज़रूर जिस मामले पर बहस हो रही है। तो ये जो आइन की किताब है, जब इसकी इब्तिदा होती है तो इसकी इब्तिदा से लेके आगे कई 140 कुछ ऐसे जो शिक़े इसमें मौजूद हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो एक आम आदमी के मफादात से और उसकी ज़िंदगी से और उसके बाकी मानदा जितने भी नुकात या ऐसी हैं उसके अंदर शिक़े मौजूद हैं जो तहफ़्फ़ुज़ करती हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों का और इदारों की मजबूती के हवाले से बात करती हैं। तो ये जितने भी काम होते हैं ये महज अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इसके अंदर तरमीम की जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक माजी में हुक्मरान रहे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने एक कानून पास किया कि जनाब जो भी मेंबर पार्लियामेंट होगा वो कम अज़ कम तालीम याफ्ता होगा और इतनी तालीम उसके पास ज़रूर होगी कि वो जब भी इस तरह के मामलात में हिस्सा ले तो उसको इन मामलात की समझ हो। ग्रेजुएशन की शर्त उन्होंने आयद कर दी। अब यकीन करें तमाम लोग सर जोड़ कर बैठ गए और उन्होंने दिन रात कोशिशों के बाद इसको ख़त्म किया सिलसिले को, कि सिलसिले को ख़त्म किया जाए, वरना इससे पढ़े लिखे लोग जो है वो आगे आना शुरू हो जाएंगे। और ज़ाहिर है फिर पढ़े लिखे लोग जब आगे आएंगे तो फिर इस तरह के मामला जो अभी ज़ेर बहस हैं इनकी नौयत शायद नहीं आएगी। तो सबसे पहले कोशिश करके उसको ख़त्म किया गया। और इसी तरह जो बाकी जितनी कोशिशें होती हैं वो होती हैं अमारात के हवाले से कि कितना पेट्रोल उनको दिया जाए, हवाई जहाज़ के कितने टिकट हफ्तावार मिलने चाहिए, और ये जितने भी अलाउंसेस वगैरह ये सारे दिन मुबाहिसों में एंगेज रहते हैं। अच्छा जी, अब एक और हमारे मेहमान हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है वो कोशिश कर रही है कि मेहमानों को ही फ़ोन कॉल पर लिया जाए। मेरी गुजारिश ये है कि आज जो है वो सिलसिला जो है वो ज़रा ख़त्म कर दें। वो देखने वालों को मैं चाह रहा हूँ ज़रा ज़्यादा मौका दिया जाए, लेकिन चलें मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू उनके साथ भी कर लेते हैं। हमारे साथ हारून रशीद साहब जो हैं वो तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है हारून रशीद साहब? जी 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 फरमाइएगा। इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे सियासी सूरत हाल, मैं चाहूँगा ज़रा उसके ऊपर तबसरा कर दीजिए, फिर उसके बाद दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पे कानून साजी के हवाले से बात हो रही थी, ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। जी थैंक यू साबिर फॉर अगेन टेकिंग मी ऑन अ लाइन। और मेरे व्यूज आप जानना चाह रहे, देखिए मैं एज कॉमन पाकिस्तानी के हिसाब से बताऊंगा आपको कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है पिछली 70 साल की तारीख में हमने तो ऐसा सुना नहीं कि एक आदमी एक्सकॉन्डर है उसको आप ले आकर आप ना वजीर खजाना बना देते हो। मतलब केसेस खत्म हो रहे, नैब खत्म हो रहे। कानून की आप बात कर रहे, कानून तो हमारे यहाँ है ही नहीं ना। जनरल के यानी कि भाई साहब जो है ना यहाँ से भाग गए थे, जिनके ऊपर बिलियंस एंड बिलियंस का वो था, 8-9 साल के बाद, ये 12 साल के बाद वापस आते हैं।
किसी भी न्यूज़ के पेपर के बाहर में किसी भी न्यूज़ चैनल पे इसकी कोई न्यूज़ नहीं आती। वो चुपके से आते हैं, इस्लामाबाद से अपनी बेल कराते हैं और उनके सारे नैब के केस खत्म। 50 करोड़ से ऊपर जिन्होंने भी चोरी की है, 50 करोड़ से ऊपर की चोरी नहीं है। नैब ये था, जो भी था, लूला लंगड़ा जो भी नैब था, लेकिन ना नैब में कोई इंसाफ भी तो थोड़ा बहुत मिल जाता था, वो आपने टोटली खत्म कर दिया। अब है ना, मेजोरिटी ऑफ दी केसेस, करप्शन के केसेस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जितने भी केसेस है, उसका जो है ना प्रोसिक्यूटर भी गवर्नमेंट है और है ना उसका डिफेंडर भी गवर्नमेंट है। तो वो केसेस कैसे चलेंगे? कानून नाम की तो कोई चीज रही नहीं है पाकिस्तान में ना। आई एम सॉरी टू से यासिर भाई, मैं आपकी प्रोग्राम में 2-3 दफा कह चुका हूँ, और अब मैं क्योंकि सिंस आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ वॉइस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, में सारे वॉइस ऑफ जो ओवरसीज पाकिस्तानी से जो भी पाकिस्तान में सेटल्ड होना चाह रहे थे, मैं इन सबको कह दिया कि प्लीज डोंट कम टू पाकिस्तान, डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, बिकॉज के आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आपके पैसे आधे हो जाते हैं, 2-3 साल के बाद पता है कि डॉलर आपका डबल हो गया तो आपके वो आधे होता है। ये आप देखिए कि मुल्क के अंदर सैलाब था, उस वक्त सारी पूरी पाकिस्तान के अंदर मौन होना चाहिए, सोग होना चाहिए। आप अपनी तकरीबात इंक्लूडिंग सिविलियन जितने भी हैं वो अपनी शादी पे करोड़ों, अभी भी लाखों, अपनी बर्थडे पार्टी का रिवाज चल पड़ा है पाकिस्तान में, इस्लामिक हम कंट्री है और वो उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है हर रोज, 10 बर्थडे पार्टियां इधर उधर। मतलब ये सारे पैसे अगर आप सेव कर ले और है ना ये फ्लड रिलीफ के अंदर खुद जाकर है ना आप फ्लड रिलीफ करें। मैं पिछले 2 महीने से फ्लड रिलीफ के अंदर लगा हुआ हूँ, मेरी तो आंसू आ गए। लास्ट टाइम आई वाज ऑन द केटी बंदर, वहां पर कोई नहीं गया, मतलब वहाँ के गांव डूब गए और वहां पर लोगों ने कपड़े कैसे पहने हुए थे। यानी मैं कभी है ना फकीरों को हम जब बचपन में हम देखते थे कि 2-3 जगह से कपड़े फटे हुए हैं और उन्होंने उसके ऊपर पेवन लगाए हुए हैं, इस तरह के कपड़े पहने हुए लोगों को मैंने देखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है ना। और मैं तो इतनी तबीयत खराब हो गई मेरी कि मैं क्या करूं। यासिर भाई, कानून हमारे यहाँ है नहीं और कानून आएगा भी नहीं, क्योंकि हर एक को मुल्क की किसी को नहीं पड़ी है, हर एक को अपनी पड़ी है। जब इस तरह मुल्क के मफादात को पीछे रखकर अपने मफादात लोग आगे रखे, कोई भी पार्टी, कोई पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, जो भी है, मेजोरिटी ऑफ दी लोग, मेजोरिटी में कह रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग भी है, मेजोरिटी ऑफ दी लोग है ना वो पाकिस्तान को सामने नहीं रखते, अपने आप को सामने रखते हैं और अपने आप से करते हैं। ठीक है, मैं तो हम टोटली कहाँ है कानून? या फिर भाई आप बताओ, आपको कोई अभी थ्रेड कॉल्स मुझे आ रही थी तो मैं भागा फिरा, तो मेरे जैसे बंदे को जब थ्रेड कॉल आती है जो एक्स मेजर ऑफ पाकिस्तान आ गई, तो आप यू कैन इमेजिन फॉर नथिंग, तो यू कैन इमेजिन कि हमारे कॉमन लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। मेरे हारून रशीद साहब, ब्रेक की तरफ मुझे जाना होगा। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और बड़े अहम मामले पर गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, कुछ सियासी बयानात दिए जा रहे थे। अच्छा, मैं एक चीज़ की तस्दीक कर दूं, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान अभी कुछ देर पहले लाइन पे मौजूद थे, मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वो ये फरमा रहे थे कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। यकीनन मैं उनकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उन्होंने कहा कि एक एब्सकॉन्डर को लाकर न जाने क्या क्या बातें की गई। तो जनाब मन और बहुत सारे लोग आपकी अपनी जमात में ऐसे हैं जिनके साथ ये मामलात रहे, कि गैर मुल्कियों को लाकर पाकिस्तान में आम वजारतों के ऊपर या मुशीर उनको बनाया गया। ये भी इससे पहले इसकी नज़ीर जो नहीं मिलती कि काबीना के अंदर बड़ी तादाद, बल्कि तमाम ही लोग शायद ऐसे थे जो बाहर से लाए गए थे। तो ये हर किसी का जितना भी बस चलता है उस हिसाब से जो है वो फैसले करता है। बहरहाल मैं इस पर मज़ीद और कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, बशीर मीर साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम। मीर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मीर साहब, वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, लेकिन पहले एक मसला जो दरपेश है वो है कानून साजी के हवाले से।
अब लोग ये जानना चाहते हैं, ये सवाल कर रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया कि ये जो अहम मामलात हैं जिसके ऊपर कानून साजी वक्त की ज़रूरत है, और न जाने कितने ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर इस वक्त अमल दरामद की ज़रूरत है, कवानीन पे जो पहले से मौजूद हैं उनको एक तरफ रखते हुए ये जो ट्रांसजेंडर कानून है इसको लाना और फिर इसको इस वक्त पास कराना, और फिर इसके अंदर जो सुक़म और नकाइस मौजूद हैं उसकी निशानदेही की जा रही है, तो इसकी क्या आखिर ज़रूरत इस वक्त पेश आई? मैं चाहूँगा ज़रा इस मामले के ऊपर पहले गुफ्तगू कीजिए, फिर दीगर मामलात पे मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। असल में देखें, जो हमने मॉडर्न वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया है वो ये है कि किसी हवाले से अगर किसी कानून की ज़रूरत महसूस होती है तो उसमें सिविल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और कानून साजी से पहले जो भी उसका एक ड्राफ्ट बनता है जो पार्लियामेंट में पेश होने से पहले, वो कई शोबों में डिस्कशन में आता है, मीडिया में डिस्कशन में आता है, थिंक टैंक्स में खास तौर पे डिस्कशन में आता है जी। और फिर उसके बाद उसकी एक ऐसी शक्ल बन जाती है कि जिसमें कंसेंट जो है मुआशरे का वो भी शामिल हो जाता है। जी ठीक है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जब पेश होता है तो उस पर खूब डिबेट होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और उस डिबेट के नतीजे में भी आपको पता है कि वहाँ पे नई तरामीम भी शामिल हो जाती है। बिल्कुल फिर ठीक। जब कानून बनता है तो उसमें ये शामिल हो जाती है बात कि भाई मुआशरे के जो मुख्तलिफ तबकात उससे कंसर्न है उनकी राय को इसमें अहमियत दी गई है, उनमें शामिल कर लिया गया है, लिहाजा वो अडॉप्ट भी हो जाता है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होती। जी हमारी आप देख लें कि बहुत बड़ी मशहूर ज़माना तरमीम 18वीं तरमीम कितने लम्हों में पास हुई थी। बिल्कुल आपने सही पार्लियामेंट ने उस पर अगरचे उसकी एक कमेटी बनी हुई थी, लेकिन पार्लियामेंट में जो इतने बाकी लोग बैठे थे वो तो रबड़ स्टैंप के तौर पर यूज हुए। बिल्कुल ऐसा। उन्होंने उस पर डिबेट नहीं की, एक ही दिन में पेश हुई, एक ही दिन में पास हुई। ऐसे हमारे बहुत से जो भी हुकूमत होती है, खा वो सूबाई लेवल पे हो, खा वो कौमी सतह पे हो, वो बाज दफा बहुत डॉज दे के बिल पास करती है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ये तो है रवैया। इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम। अब ट्रांसजेंडर की बात हो या कोई और भी हमने कानून, अगर हम समझते हैं, अगर मुआशरा हमारा जो है वो इस चीज का मुतकाजी है जी हमें इस तरफ जाना चाहिए जी, दुनिया में ये काम हो रहा है, तो फिर हमें अपने मुताबिक उसका रास्ता निकालना चाहिए। मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगा जो सेनेटर जमात इस्लामी के हैं जिन्होंने तरमीम पेश की थी शायद, कि जिन्होंने इसमें मेडिकल टेस्ट को लाजमी करार दिया था। जी जी। तो जिसको मेरा ख्याल है अडॉप्ट नहीं किया गया। जी। तो ये है, देखें यही बात है कि अगर हमारे कोई पार्लियामेंटेरियन था वो किसी भी जमात से, लेकिन अगर वो एक लॉजिकल चीज जो है वो टेबल करते हैं तो फिर हाउस को उसको जरूर देखना चाहिए। हाउस को उसके ऊपर जरूर जो है ना उस लॉजिक के ऊपर ना, अब आप देखें कि हमने इतनी कानून साजी की भी हुई है, जैसे आपने फरमाया कि इम्प्लीमेंटेशन इज अनदर प्रॉब्लम जी। और मैं फिर 18वीं तरमीम की बात करूंगा कि उन्होंने क्या किया कि जब 2010 में 18वीं तरमीम पास की तो फिर उसके बाद उस तरमीम पे अमल दरामद के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बनाया, वो भी फेल हो गया जी। आज 12 साल में उसके कोई चीज सामने अच्छी तरह की नहीं आ सकी। लिहाजा जो पार्लियामेंट में जो पार्टियां हैं या जो पार्लियामेंट में नहीं भी होती या और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सोशल सोसाइटी ये सिविल सोसाइटी के जो मुख्तलिफ तबकात होते हैं, उनको हमें ऑनर करना चाहिए, उनकी राय को रद्द नहीं करना चाहिए बगैर किसी वजह के, क्योंकि जब तक आप एक कंसेंट मुआशरे का नहीं लेते तब तक आपकी कानून साजी मुअस्सर ही नहीं हो सकती। और एक चीज और है, ये भी है, आप ये भी ज़हन में आपके यकीनन होगा कि सिर्फ कानून साजी काफी नहीं होती, मुआशरा जो है ना वो अखलाकी इक़दार पे खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। जो आपका जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कौन उनको एस्टेब्लिश करता है? उनको हमेशा साहिब इक़्तिदार एस्टेब्लिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। वो जितना, क्योंकि उनके पास इख्तियार होता है, अगर वो किसी भी अखलाकी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ाते हैं तो फिर आम आदमी के लिए रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल छोटी सी मिसाल, अगर एक ग्रीन प्लेट वाली गाड़ी जो है वो सिग्नल पे नहीं रुकती जी, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं कि मुझे इस बात पे कैसे सजा देंगे
कि मुझे भी ग्रीन सिग्नल पे रुकना, अपना उस पे रेड लाइट पे रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सिग्नल की खिलाफ वर्जी करूंगा तो मैं कहूंगा कि देखें जी, वो तो जो ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी है वो तो सिग्नल की खिलाफ वर्जी करके गई है। तो लिहाजा पहले जो एक जिम्मेदारी है वो साहिब इक़्तिदार लोगों की होती है, जिनके पास उस वक्त पावर होती है। वो जितना इस चीज को एस्टेब्लिश करेंगे, अवाम उसको उतना ज्यादा फॉलो करेगी और मेरा ख्याल है फिर मुआशरा बेहतरी की तरफ जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये ज़रूरी और पहले से मौजूद जो कवानीन हैं उस पर अमल दरामद होगा तो बात फिर आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये 18वीं आईनी तरमीम का आपने तस्करा किया, बज़ाहिर इससे अब तक जो फ़ायदा हुआ है वो सिर्फ हुक्मरान तबके को हुआ है और इसका फ़ायदा वफाक और सूबे को इस शक्ल में हुआ है कि जब भी कोई सवाल उनके सामने रखा जाता है कि ये जो अवामी नौइयत के मामलात हैं इसके ऊपर बात क्यों नहीं आती, तो वफाक के पास ये जवाज़ होता है कि जो इख्तियारात हैं सारे वो सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। और यही बात अगर सूबों से की जाए तो वो कहते हैं जी ये वफाक के मातहत हैं ये मामलात, वो इसको देखेगा। अब शहर कराची की मिसाल लीजिए, जब बात होती है यहाँ पे काम की तो कहा यह जाता है कि गो के इख्तियारात तो हमारे पास हैं लेकिन बड़ा रकबा ऐसा है जो वफाक के मातहत है, उसके ऊपर हमारी जो है वो दस्तरस नहीं है, हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो ये लोग बहुत ज़्यादा उलझ कर रह गए हैं और यही सब कुछ हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके ऊपर गुफ्तो शनीद होनी चाहिए। लेकिन मीर साहब, एक इस जो मैं क्योंकि बहुत कम फहम हूँ, मामलात को इतना नहीं समझता, ये लोगों के ज़रिए जो पैगामात आते हैं उसमें लोग ये पूछते हैं कि जब ऐसे लोग ऐवान में मौजूद होंगे ही नहीं जो इन मामलात की नौइयत को समझते हों, क्योंकि हम जब देखते हैं कि कानून साजी एक तरफ अगर कोई बिल भी पेश किया जाता है या फाइनेंस बिल पेश किया जाता है तो लोग उसके हक में राय देते हैं हाथ उठाकर, और इसमें सारे के सारे इसमें हाथ उठा देते हैं, अमूमन यही हमने देखा है, लेकिन उसको पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करती। क्या ये पाबंदी होनी चाहिए कि कम अज़ कम ऐवान में बैठा हुआ शख्स अगर खुद नहीं पढ़ सकता तो किसी से पढ़वा ले, लेकिन ये जो हुज्जत है इसको ज़रूर तमाम करे? क्या ये कभी मुमकिन हो सकेगा? देखें, सबसे पहली बात तो जिम्मेदारी आती है, पार्लियामेंट किससे बनती है? पार्लियामेंट बनती है सियासी जमातों के लोगों से। बिल्कुल ऐसा ही, जो अवाम से चलो जैसे भी वो वोट लेकर आते हैं जी। तो ये पहला तो बनता है कि जो सियासी जमातें हैं वो अपने अंदर जमहूरियत पैदा करें, वो अपने यहाँ डिबेट का कल्चर जो है वो लाएं जी। वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट ही होती हैं चीजें इस तरह के ऑर्डर के तहत, ठीक है। और मोस्टली ये है कि जो सियासी रहनुमा जो कि अपनी पार्टी को हेड कर रहे हैं, फार्मूला जो अमलन हमें नजर आता है कि जो उसके साथ जो है ना वफादार नजर आता है वो उसको आगे लेकर आता है। बिल्कुल। वो वहाँ पे भी जो ज्यादा गुफ्तगू करता है उसको पिछले बेंचों पे धकेल दिया जाता है और बाज़ दफा उसे बिल्कुल जो है ऐसे कर दिया जाता है कि जैसे वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, उसे बिल्कुल जो है वो आम मीटिंग्स में भी नहीं बुलाया जाता। लिहाजा जो सबसे पहली जो बुराई है वो पार्टियों में के अंदर है, सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है जी। वो खानदानी सियासत है, खानदानी जो है वो एंटिटीज है। तो पहले तो जो नर्सरी है वो दुरुस्त होनी चाहिए, फिर आप समझेंगे कि भाई वही लोग जो पार्टी मुंतखब करवाएगी वो जाकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे तो पार्लियामेंट आपकी एक नुमाइंदा और एक वाइब्रेंट बड़ी फाल और मुतहर्रिक पार्लियामेंट बनेगी। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी गुंजाइश है बेहतरी की। जैसे आप देखें कि पार्लियामेंट की सूबाई या कौमी सतह पर और सेनेट की सतह पर उसमें कमेटियां होती हैं जो बहुत ज्यादा अफाल हो सकती हैं और दुनिया में हमने देखा है कि वो कमेटियां ही बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट एट लार्ज जो है ना वो अपना काम करती है। जैसे आपने मिसाल दी है ना कि भाई वफाक ने कहा जी सूबे के पास है और सूबे ने कहा वफाक के पास, लेकिन एक अब पूरी दुनिया में जो है ना वो मोस्टली और हमारे मुल्क का भी यही है कि भाई वफाक है जो जिसके जिम्मे कुछ चीजें हैं जो उसने जो मिनिस्ट्रीज कुछ हैं जैसे करेंसी है, फाइनेंस है, ये डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, ये उसने देखने हैं, मौसलात है, ये उसको देखना है। इसी तरह सूबे ने जो है वो आपका देखना है, हेल्थ देखनी है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, और फिर उसके बाद जो म्यूनिसिपल इश्यूज है, हम इस वक्त हमारा मुआशरा म्यूनिसिपल इश्यूज में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी वजह है कि सूबों ने आगे इख्तियारात मुकामी हुकूमतों को ट्रांसफर नहीं किए। बिल्कुल ऐसा, वो मुकामी हुकूमतें बनाने में बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। और फिर इसी तरह जब वसाइल उनके पास आते हैं, जब वफाक से पैसा उनको मिलता है तो उन्हें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आबादी के तनासब के हिसाब से अपने जिलों को, जो वो नहीं करते।
बिल्कुल तो ठीक। आप देखें कि जब इख्तियारात के साथ फाइनेंस भी अगर निचली सतह पे तकसीम होता है तो फिर मुआशरा तरक्की करता है, मुल्क बिल्कुल ठीक आपका है। आगे बढ़ता है, लोग जो हैं वो ज्यादा अपने आप को एम्पावर फील करते हैं जब वो बल्दियाती निज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस भी देते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। लिहाजा ये हम पूरा जो अगर अगर हम ये कहें कि जो आपका निज़ाम है वो पूरी तरह वर्क ही नहीं कर रहा, तो जी। फिर लिहाजा उसके फ्रूट्स भी सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल तो ठीक है। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो पूरी तरह वर्क ही नहीं कर रहा, वर्क ही नहीं कर रहा, फंक्शनल ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही फंक्शनल कहा है, ही सही। नहीं है। लिहाजा उसमें से एक शोबा जो बहुत बड़ा शोबा है, जिसको दुनिया में अब एक मुकामी हुकूमत को इतना बड़ा तस्लीम कर लिया गया है कि 80-90% काम जो है वो मुकामी सतह पर तय होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर वो आपका शोबा ही जो है वो नल एंड वाइड हुआ है, ठीक है। बिल्कुल उसे डिलीट कर दिया गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी तरह आप उन फ्रूट से इस्तेफादा करवा सकते हैं अपने मुआशरे मुमकिन को, अपनी नहीं। कौम बिल्कुल को। ठीक है। बिल्कुल ठीक लिहाजा है। जो आवाज उठनी चाहिए मीडिया में या सिविल सोसाइटी से, वो यही उठनी चाहिए कि मुकामी हुकूमतों बिल्कुल के ठीक। निज़ाम को जो है वो बहाल किया। जब भी देखिए लड़ाई हो रही है और होता है ये, इसके ऊपर बात होती है, लेकिन फिर कोई ना कोई हुज्जत करके जो है ना उसको आगे कर दिया बिल्कुल जाता है। ऐसा ही है तो मीर साहब। लिहाजा जो जी जी एक्टिविज्म हमारे जो सोसाइटी में जो मुख्तलिफ शोबे हैं, एनजीओज हैं जो मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जी जी उन्हें जितना मर्जी वो एजुकेशन पे काम करें, बिल्कुल हेल्थ ठीक पे है। काम करें, लेकिन जितनी देर तक वो अपनी मुकामी हुकूमतों को बहाल कराने के ऊपर काम नहीं करेंगे, मुआशरे के अंदर जो है वो बेहतरी आने का कतन कोई इम्कान नहीं है। इम्कान नहीं है। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू रहे। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।